अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी एंड और मैं हूं फैसल हरल। आज हमारे पास एक वीडियो है। कौन सी वीडियो है? बजट 2024, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पीएम मोदीज लास्ट बिग मूव बिफोर इलेक्शन। तो ये मुझे लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत डिटेलिंग वीडियो होने वाली है। मतलब पहले जो एक वो था राम मंदिर वाली सारा था, अब एक और बड़ा मूव है इलेक्शन से पहले। तो देखते हैं कैसा अभी होता है। एंड ओ की ये वीडियो है। ये काफ़ी जो हैं ये बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाते हैं और देखते हैं कि इस बजट के पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी, काफ़ी नॉलेज होगा और काफ़ी हमें डिटेलिंग पता चलेगा कि क्या चीज़ कैसे कैसे हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। सरकार हमारे पैसों का करती क्या है? सिर्फ क्या टैक्सेस करती बढ़ाती है। देश में प्रगति तो हो नहीं रही। पता नहीं हमारे पैसे जाते कहाँ हैं? टैक्स भरने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो पैसे स्पेस जैसे फिजूल खर्चों में ही वेस्ट कर देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 1 फरवरी भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट से 3 चीजें पता चलती हैं। सरकार कहाँ से पैसे कमाती है, सरकार ये पैसे कहाँ खर्च करती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार का विजन क्या है। बजट और बजट के टर्म समझना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलेंगे और वो पैसे कैसे यूज होंगे। एक तेरा, एक मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा। ये क्या? बराबर है। एवरीथिंग ओके, हैप्पी, नो चीटिंग। बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होते। जब तक नंबर्स के पीछे का मीनिंग नहीं समझता, तब तक नंबर्स यूजलेस होते हैं। अगर आप बजट के अलग अलग टर्म्स को समझते हैं और सीधे बड़े अनाउंसमेंट समझना चाहते हैं, तो यहाँ हमने नंबर्स एक्सप्लेन किए हैं। इसीलिए हम सबको बजट समझना इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम आपके लिए लाए हैं इस साल के बजट का सबसे आसान और एंटरटेनिंग एक्सप्लेनेशन। पैसा आपका है, आप ही के टैक्स से आता है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि ये पैसा यूज कैसे होता है। बात अगर भारत के ग्रोथ की हो रही है, तो एक इंडस्ट्री है जिसमें जल्द ही भारत एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है, और वो है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी आपके लाइफस्टाइल में जो भी कमियां हैं, जो आपके हेक्टिक लाइफ और स्ट्रेसफुल शेड्यूल्स की वजह से कंप्लीट नहीं होती, उन्हें फुलफिल करने वाली इंडस्ट्री। हर दिन भारत के बेस्ट माइंड्स रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ताकि आपके लिए ऐसे सोल्यूशंस निकले जो आपको हेल्दी बनाए रखें। जैसे अगर पहले किसी को हेयर लॉस होता या फिर हेयर थिनिंग होने लगती, तो उसे रिवर्स करने का कोई भी पेन फ्री और सेफ तरीका नहीं था, एक्सेप्ट एक्सपेंसिव हेयर ट्रांसप्लांट्स के। मतलब जो बाल गए वो गए। लेकिन आज गंजेपन या जेनेटिक हेयर लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा खुद का एग्जांपल शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने नोटिस किया कि मेरा हेयर फॉल बढ़ रहा है और धीरे धीरे एक बॉल्ड स्पॉट डेवलप हो रहा है। आई वाज कन्विंस्ड कि ये सब जेनेटिक्स का खेल होता है, बट आई वाज रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता चला कि हेयर लॉस के 7 स्टेजेस होते हैं, जिसमें स्टेज 1 से 4 के बीच हेयर ट्रांसप्लांट के बिना भी बाल वापस आ सकते हैं। त्रया की फ्री हेयर टेस्ट की मदद से मुझे पता चला कि मेरी हेयर लॉस की स्टेज कौन सी है और कौन सी ट्रीटमेंट मेरे लिए सही है। क्योंकि इनकी हेयर टेस्ट, हेल्थ कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री, डाइट, हेयर टाइप, ये सब एनालाइज करके आपका स्टेज और रूट कॉज पता करती है और एक कस्टमाइज्ड हेयर रूटीन रेकमेंड करती है। इसीलिए मेरे जैसे 2.5 लाख इंडियंस ने त्रया को चुना है और 93% लोगों को रिजल्ट्स भी मिले हैं, जो आप खुद देख सकते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। त्रया मैंने खुद 1 साल पहले ट्राई किया और मुझे 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स भी दिखे। आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। दिस इज मार्च 2023 एंड दिस इज टुडे। क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन 3 साइंसेस को यूज किया। मतलब प्रोडक्ट के साथ सप्लीमेंट्स और फ्री डाइट प्लान भी दिए जाते हैं। सो द प्लान इज ऑल राउंडेड। अगर आपको भी हेयर लॉस हो रहा है, तो उसे बढ़ने से पहले आप त्रया के साथ उसे रोक सकते हैं। त्रया ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री हेयर टेस्ट कीजिए। अपना कस्टमाइज्ड सही है भाई, स्पॉन्सरशिप को कैसे बीच में ऐड किया जाता है। अभी 20 यूज करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, ये बजट होता क्या है, एक सिंपल भाषा में समझते हैं। समझिए कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाना है, तो आप पूरी लिस्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन से फैंसी होटल में रहना है और किस रेस्टोरेंट में जाकर रील्स शूट करने हैं। इन सारे खर्चों की लिस्ट बनाकर फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं। यानी आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। फिर रियलिटी आपको जोर का तमाचा मारेगी, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं है, तब महंगे सपने नहीं देख सकते। हर साल का बजट हमारे लिए कुछ ऐसा ही होता है, एक जोर का तमाचा जो हमें एक रियलिटी चेक देता है। जैसे आप आपके लेवल पर एक्सपेंसेस और इनकम की एक लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार भी एक लिस्ट बनाती है कि वो कहां से पैसे कमाएंगे और वो पैसे कहां खर्च करेंगे। बस As per Article 112 of the Indian Constitution, हर साल लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम्स और एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए।
इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटन अकाउंट प्रेजेंट करना आवश्यक है। इस रिटन अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार के पास कितने एसेट्स हैं और सरकार ने एसेट्स खरीदने के लिए कितने लोन्स लिए हैं, ये सारे डिटेल्स होते हैं और इसे ही इन शॉर्ट बजट कहते हैं। अब बजट की बात करें तो 3 टाइप के बजट हो सकते हैं। पहला है सरप्लस बजट, जहां आपके इनकम ज्यादा है और खर्चे कम। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, जहां आपके खर्चे आपके इनकम से मैच करते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे इनकम से कई ज्यादा होते हैं। एक गवर्नमेंट के लिए सरप्लस बजट चलाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट्स चला, प्रॉफिट कमाना और तिजोरी भरना सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सरकार को लोगों की भलाई के लिए खर्चे करने होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारा डेफिसिट बजट चलाना भी देश के हित में नहीं होता। पिछले साल के बजट में हमारे एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे और इनकम 19 लाख करोड़। तो ये बाकी का खर्चा आएगा कहां से? बोरोइंग से। जी हाँ, केंद्र सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं ताकि वो पैसे खर्च कर सके। हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में इतना बड़ा गैप है। इनकम और एक्सपेंसेस के 2 टाइप है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सरकार जो अलग अलग सब्सिडीज देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स यानी एग्जैक्टली उल्टा, यानी रेगुलरली आने वाला पैसा। आपके लिए आपकी सैलरी रेवेन्यू रिसीट है जो हर महीने आपको मिलती ही है। वैसे ही सरकार के लिए टैक्स से कमाया हुआ पैसा, फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। अब आते हैं कैपिटल पर। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिनसे एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपकी केस में घर खरीदना एक एसेट होता है, वैसे ही सरकार के केस में रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इन खर्चों से इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। ये एसेट्स पूरी जनता के लिए बनते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी सुधरती है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। कैपिटल रिसीट्स यानी वन ऑफ रिसीट्स जो एक ही बार आते हैं। हमने देखा कि भारत का बजट एक डेफिसिट बजट है। इस डेफिसिट को भरने के लिए सरकार को लोन लेने पड़ते हैं। अब ये लोन कोई रेकरिंग इनकम तो नहीं हुआ। सरकार के लिए जो भी इनकम रेगुलर नहीं होता, बार बार आने वाला रिकरिंग इनकम नहीं होता, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। सरकार के पास लोन्स के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर या किसी भी तरह की मदद के तौर पर आने वाला पैसा रिकरिंग पैसा नहीं होता, वन टाइम पैसा होता है। बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और वो इसे बनाने में 6 महीने लगाते हैं। सारे मिनिस्ट्रीज को कंसल्ट किया जाता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कंपनीज, आम जनता से भी ओपिनियंस लेती है कि उन्हें क्या चाहिए, किन एरियाज पर फोकस होना चाहिए, किस सेक्टर को कितने पैसे मिलने चाहिए। ये सारे ओपिनियंस कलेक्ट होते हैं और फाइनली पीएमओ एंड फाइनेंस मिनिस्टर बजट को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन 2024 का बजट स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस साल इलेक्शंस है। चैप्टर 2 इलेक्शन बजट्स। 2024 इलेक्शन ईयर, यानी इस साल मार्च से लेकर मई के महीने तक पूरे देश भर में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। यानी लोकसभा के 543 सीट्स के एमपीज इलेक्ट होने वाले हैं। इलेक्शन के टाइम अनसर्टेनिटी होती है कि क्या यही सेम सरकार रहेगी या सरकार 2 बड़ी पार्टीज। अब इस साल जो बजट प्रेजेंट होगा वो अगले साल का बजट होगा। तो अगर सरकार बदलती है तो नई सरकार पुराने प्लानिंग का करेगी क्या? इसीलिए इलेक्शन ईयर में जो बजट प्रेजेंट होता है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम यानी अंतकालीन, यानी 2 काल के बीच या फिर 2 गवर्नमेंट्स के बीच। इस समय जो भी पैसा सरकार के पास आता है वो एक फंड में जाता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस फंड में से सारे खर्चे किए जाते हैं। इस फंड से पैसे खर्च करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। इंटरिम बजट में वही होता है। इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है वो जुलाई में वापस एक नया बजट प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट फरवरी से जून तक इलेक्शन के खर्चे, सरकार चलाने के खर्चे और रेलवे जैसी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट देने की परमिशन लेता है। इसीलिए इंटरिम बजट का एक और नाम है वोट ऑन अकाउंट। यूजुअली 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है वो भी फुल बजट के साथ ही रिलीज किया जाता है। एक तरह से इंटरिम बजट को टेम्पररी बजट कह सकते हैं। लेकिन ये इंटरिम बजट क्यों, फुल बजट क्यों नहीं? हमने पहले देखा कि सरकार कोई भी पैसा पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना खर्च नहीं कर सकती। एक बजट उन्हें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक पैसे खर्च करने की परमिशन देता है। लास्ट बजट
जो 1 फरवरी बहुत 2023 को प्रेजेंट information किया दी गया है। था, उस बजट ने सरकार को 31 मार्च 2024 तक पैसा खर्च Editing करने and की all and अनुमति दी everything। थी। इस साल इलेक्शन होने से रिजल्ट आने तक जून का महीना आ जाएगा। इस समय के लिए खर्चे कैसे होंगे ये डिसाइड करने के लिए ये इंटरिम बजट इंपॉर्टेंट। अब ये इंटरिम बजट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर एक गवर्नमेंट चाहे तो बजट के थ्रू कई डिसीजंस ले सकती है, सब्सिडीज बढ़ा सकती है, फ्रीबीज दे सकती है, टैक्स रेट कम कर सकती है। इससे उनके इलेक्टोरल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर पुरानी सरकार पावर में नहीं आती, सरकार बदल जाती है, तो नई सरकार पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम बजट पर रूल्स लगाए हैं, ताकि करंट सरकार बजट में कोई ऐसे अनाउंसमेंट ना करे जिससे उन्हें अनड्यू एडवांटेज मिले। हाँ, लेकिन इंटरिम बजट में सरकार के खर्चों की लिस्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिस्कल डेफिसिट, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ये सब हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिसंबर में ही कहा था कि 2024 का बजट प्री इलेक्शन बजट है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए उन्होंने कहा डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग बैंग अनाउंसमेंट्स इन द बजट। सारे बिग बैंग अनाउंसमेंट्स जुलाई में ही आएंगे। अब नेचुरली सवाल ये आता है कि क्या कोई बड़े अनाउंसमेंट करने पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगाई है? द आंसर इज नो। पिछली बार जब इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ था 2019 में, तब पीयूष गोयल जी ने अनाउंसमेंट्स किए थे। सैलरी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 तक बढ़ाया गया था। पीएम किसान स्कीम लॉन्च हुआ था, जिसमें किसानों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। अनएम्प्लॉयड लेबरर्स को 3,000 रुपए पर मंथ का पेंशन अनाउंस किया गया था। सिमिलरली 2014 के इंटरिम बजट में पी चिदम्बरम ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी, इंक्लूडिंग कार्स। उन्होंने सर्विस टैक्स में भी माइनर चेंजेस अनाउंस किए थे और मेनली एजुकेशन लोन्स के इंटरेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। चैप्टर 3 इंटरिम बजट के डिटेल्स। एकदम फ्रेश ताजा बजट मेरे हाथ में आ चुका है। चलिए देखते हैं कि इस साल हम सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करने वाले हैं। आपके टैक्स के पैसे का होता क्या है, चलिए समझते हैं कि टॉप 5 एक्सपेंसेस क्या है। नंबर 5 पर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिन्हें हम 2,13,323 करोड़ दे रहे हैं। क्यों? ताकि हम गरीबों को राशन दे सकें। सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 2,13,020 करोड़ खर्च करने वाले हैं। नंबर 4 है रेलवे, जिन्हें हम 2,55,000 इसके बारे में तो मैंने बात की। करोड़ रुपीस देने वाले हैं। हमें रेलवे को अपग्रेड करने की जरूरत है। कई सारे ओल्ड बोगीज को हम वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर रहे हैं और इन सब बातों के लिए पैसे लगते हैं। नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और रास्ते बनाने के लिए हम 2,78,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ये फिगर बड़ी लगती जरूर है, लेकिन क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस? क्या इससे कोई भी एसेट बन रही है या फिर ये फिजूल के खर्चे हैं? हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हमें समझे कि आप में से कितनों को कॉन्सेप्ट समझी। नंबर 2 पर है डिफेंस। देश की बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम पूरे 6,21,540 करोड़ देने वाले हैं। यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम 1,72,000 करोड़ कैपिटल आउटले के तौर पर खर्च कर रहे हैं और डिफेंस पेंशन पर 1,41,205 करोड़ के पेंशन दे रहे हैं। नंबर 1 पर कौन होगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? नंबर 1 पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें हम 18,50,228 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतने सारे पैसे का करती क्या है? इसमें से मेजर कंपोनेंट तो लोन की इंटरेस्ट रीपेमेंट पर जाता है। 11,90,440 करोड़ रुपीस का तो हम ब्याज पे करते हैं, और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यानी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यस हमारे टैक्सेस हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक डेफिसिट बजट में चलता है और हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने में खर्च होता है। लेकिन ये नंबर्स फाइनल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस में कुछ भी हो सकता है। सरकार सेम रह आपको क्या सकती है लगता या है? फिर सरकार बदल चेंज होगा या इसलिए सेम? मुझे भी सेम लग रहा है। नंबर से ज्यादा सरकार की सोच समझना जरूरी है। ये सरकार नहीं चेंज हो एरियाज सकती। पर फोकस करना चाहती है। रूफटॉप सोलर, जहां 1 रूफटॉप करोड़ सोलर घरों की भी पर बात रूफटॉप हुई। सोलर पैनल्स लगेंगे। इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और लोगों के खर्चे भी कम होंगे। मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग प्लान की बात हो रही है, जहां मिडिल क्लास लोग अपने खुद के घर खरीद सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। ऐसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी कहते आए, गवर्नमेंट अब इस बात को एग्जामिन करके इस पर पॉलिसी निकालने वाली है। आंगनवाड़ी वर्कर्स रूरल हेल्थ केयर के बैकबोन है। आयुष्मान भारत स्कीम अब इन एसेंशियल वर्कर्स पर भी लागू होगा। भारत में हार्वेस्ट के बाद कई फूड लॉसेस होते हैं,
जिससे फार्मर्स और किसान कंज्यूमर ये कम करने के लिए प्राइवेट Backbone of any पॉलिसी country. लाएगी। ऑफ कोर्स अगर प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए तो सरकार टारगेट कर रही है कि भारत से सी फूड एक्सपोर्ट्स डबल हो जाए, जिससे अब सी फूड्स को निकाल के वो दुनिया को सरकार प्राइवेट बेचेंगे। रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए वो 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च कॉर्पस ला रही है, जिससे 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा सकते हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करे। डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस करेगी। ये भी बड़ा पॉइंट है, टूरिज्म लक्षद्वीप। बहुत बड़ी। स्पिरिचुअल टूरिज्म पर सरकार बेट ले रही है कि ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पॉलिटिक्स के बारे में सोचे तो इस साल इलेक्शंस है, यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स के बारे में सोचे तो अभी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए जिन्हें लोगों को ये सेम गवर्नमेंट चुनने के लिए एक इंसेंटिव मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर कई सारे मीम्स उभर कर आए। बिकॉज दिस बजट इज बैड फॉर पॉलिटिक्स बट इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। बजट पढ़ना और समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझता है कि Bad हमारे for politics, पॉलिटिकल good लीडर्स for पैसे country. कहाँ खर्च कर रहे हैं। उनका विजन समझ में आता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो देश के फायदे में डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि भारत एक डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो हमारा पैसा है, वो हमारे लिए खर्च किया जा रहा है और हमारे बिहाफ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। मिनिस्ट्री को किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें देश को इम्प्रूव कैसे करना है, ये सब हमें एज सिटीजन्स करने की जरूरत है और इस सब की शुरुआत होती है बजट समझने से। इसीलिए हमने हाउ इंडिया वर्क्स सीरीज की शुरुआत की ताकि आप समझे कि हमारा भारत कैसे काम करता है, अगर कोई सुधार लाना है तो कहाँ लाना है और कैसे लाना है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे और वो शेयर करना चाहूंगी कुछ पॉइंट्स जो हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब रेलवे है ना, तो रेलवे का ये नहीं है कि जो आपको फेयर से किरायों से नहीं, वो उसलिए नहीं बनाया गया है। मतलब लोग शहरों से जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो देखें कि वो ऑफिसेज जा रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। वहां से क्या हो रहा है कि वहां से आपका फाइनेंस जनरेट होगा, वहां से पैसा जनरेट होगा कि वो कमाएगा। ट्रांसपोर्ट इसलिए इन्होंने बात किया कि ये पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है बट ये इकोनॉमी के लिए अच्छा और कंट्री के लिए कंट्री के लिए मतलब उन्होंने ये कहा है कि इसमें पॉलिटिक जो स्टंट है वो नहीं खेला गया, बल्कि कंट्री के जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए ये चीज की गई है। यानी कि अगर फेयर्स कम हो या फिर वो किराए जो है ट्रेन वगैरह के कम हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जो कॉरिडोर्स वगैरह बनाए हैं वो सारा किया जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग जो ट्रेवल करेंगे वो कहीं पे जा ही रहे हैं। और ज्यादातर लोग क्यों ट्रेवल करते हैं? वर्क पर्पसेस के लिए। हाँ, वर्क टूर्स होते हैं, वर्क पर्पसेस होते हैं, शहर के अंदर भी शहर से बाहर भी। तो आपका क्या ख्याल है रेलवे वाले पे? रेलवे पे बिल्कुल मेरा यही, मैं आपसे एग्री करूंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि 100 लगाया 150 आ गया, कुछ ऐसी होती हैं 100 लगाया लेकिन वो साल नहीं, 1.5 नहीं, 2 साल बाद हो सकता है वो 1 लाख लेकिन का प्रॉफिट उस कंट्री को दे रहा हो। एक मेरे जहन में बात आ रही है कि पाकिस्तान में जैसे कि ना ज्यादातर लोकल ट्रांसपोर्ट पे नहीं किया जा रहा है, लोग अपना प्राइवेट कर रहे हैं, उबर, इनड्राइव या बाइक्स, या मतलब पाकिस्तान को भी अपनी जो ट्रांसपोर्ट है ना उस पे बहुत ज्यादा अब फर्क जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो। हम अपनी ट्रांसपोर्ट को बिजनेस बना रहे हैं, इसको बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है। इससे बिजनेस जनरेट होगा, इससे दूसरे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस हम करेंगे ना जैसे वो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बाकी बिजनेस फूलेंगे। मतलब कि नजर इधर से आ रहा है लेकिन रेवेन्यू इधर से आ रहा होगा। एग्जैक्टली। और ये बहुत दूर की सोच है, ये बहुत लॉन्ग विजन है। और जो सोलर की इन्होंने बात की कि सोलर पैनल्स वगैरह, उससे इंडस्ट्रीज चलेंगी। रूफटॉप अगर आप पूरी इंडस्ट्री का भर दो, पूरी इंडस्ट्री चलेगी, फैक्ट्रीज चलेगी, और वो बिजली बचेगी, और वो बिजली बचाने से जहाँ नहीं दे पा रहे वहां देंगे। फार्मर्स को सस्ती दे देंगे, वो अच्छी फार्मर्स को इतना ज्यादा क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये बेसिकली स्टार्ट से फार्मिंग से बहुत एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि उनमें से जो बांग्लादेश और इंडिया है ये दूसरी चीजों में भी फूला फला है।
लाइक आईटी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स, इन तरफ भी गया है। हम अभी भी ज़्यादातर अपना जो है वो फार्मिंग से ही ले रहे हैं और फिर बिजनेसेस वगैरह को, मतलब कि हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ कम गए हैं। हमने सिर्फ फार्मिंग, आज भी पाकिस्तान में जो ज़्यादातर पैसा जनरेट हो रहा है वो फार्मिंग से ही हो रहा है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, बांग्लादेश ने क्या किया है कि फार्मिंग को तो किया ही किया है, बट जो दुनिया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि ये मोबाइल्स, कार्स, मतलब आईटी की तरफ फूले फले हैं। लेकिन इंडिया अपनी रूट्स नहीं भूला है। नहीं उसको पता है कि जो फार्मर है, जो आज भी वो फार्मर के लिए चीजें कर रहे हैं, उसकी इज्जत है और वो किस तरह कंट्री को जो सर्व कर सकता है। एक फार्मर बहुत, यानी कि कितना काम करता है, खाने पीने की चीजें सारी फार्मिंग से निकलती हैं। कल्टीवेशन तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, जो भी है, वीट है, यानी अब आप ये देखें, इनकी इंडस्ट्रीज चलेंगी, वो उससे सोलर का जो सारा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कॉर्पोरेट वगैरह, कॉर्पोरेट, एजुकेशन भी चलेगी, कॉर्पोरेट भी, और फार्मिंग से एग्रीकल्चर चलेगा। मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आप उनका पर्सपेक्टिव देखें, आइडियोलॉजी देखें, सारा घूम घुमा के अपनी कंट्री और अपने लोगों की बेहतरी। तो यस, बिल्कुल सही कहा है कि पॉलिटिकल नहीं है, बट इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे ये बताएं कि हमें पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट वाला ही पॉइंट है कि लोकल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जिस तरह से रेलवे के कॉरिडोर्स हो रहे हैं वो भी, और मेट्रो पे भी बहुत करते हैं। और हमारी रेलवेज का ऐसा है कि कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो और ये इतना बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान की रेलवे का, इस वक्त लेट हो रही है, चल नहीं रही है, खराब है, इंजन खराब है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, जैसे उन्होंने कहा ना कि इंडिया की इकोनॉमी में रेलवे का बड़ा रोल है, इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी रेलवे का बहुत बड़ा जो है ना रोल है। बट जिस तरह इंडिया अपने रेलवे पे फोकस कर रहा है ना, जैसे वंदे भारत ट्रेन, वो ट्रेन, ये ट्रेन, तो हमें भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे लिए। और आज क्या किसान का क्या हालत है यहाँ पे, उसको बिजली का बिल बड़ा महंगा पड़ रहा है, उसको डीएपी ढूंढने के लिए। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि जो डाइवो ये सारे होते हैं प्राइवेट होते हैं? प्राइवेट हैं सारे। तो हम उसमें ट्रैवल करते हैं, वो कितना एक्सपेंसिव होता है। अगर वही चीजें गवर्नमेंट ऐसी चीजें निकाले, जैसे कि अब ऑरेंज लाइन है या मेट्रो है, सस्ता पड़ता है, हालांकि इस पे खर्चा ज्यादा होता है और जो रेवेन्यू है कम जनरेट होता है। लेकिन यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना ही नहीं है, ये इसका पर्पस हो दूसरे बिजनेस को प्रमोट करने का। लेकिन यहाँ पे ऐसी सोच नहीं है। बेसिकली तो हमें अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करने की जरूरत है। इस वक्त जो है सारा कुछ प्राइवेट है, डाइवो सारी ज्यादातर प्राइवेट। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में अच्छा स्कूल में जाना हो तो गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट में जाओ। अच्छा सफर करना हो तो प्राइवेट बसेस और प्राइवेट ट्रेन पे जाओ। अगर आपको घर में बिजली चाहिए तो आपको सोलर खुद प्राइवेट खरीदो, खुद चीज़ों को करो। अगर आपको पानी पीना है साफ, मतलब कि तो वो भी आप उधर, अगर आपको बिजली चाहिए तो आपको यूपीएस लेना पड़ेगा। मतलब कि हर वो चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, लायबिलिटी बना रहे हैं, यूपीएस तो खराब होगा। नजर ऐसी होनी चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो ग्रोथ करें ही करें, बट गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उनमें ऐसा ना हो कि ये गवर्नमेंट का नहीं दूसरे से करा लेते हैं, ये गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा, गवर्नमेंट का बजट इकट्ठा नहीं होगा, गवर्नमेंट मजीद पॉलिसीज नहीं बना पाएगी। तो काफ़ी पॉइंट्स हैं और इस वीडियो में काफ़ी डेप्थ में ये गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स और बजट होता क्या है, कैसे होता है, कैसे इंटरिम बजट ये जो है, आई डोंट नो किसकी आगे सरकार होगी, कितनी चेंजेस आएंगी, क्या होगी, लेकिन जो ये तो हम अपने व्यूअर से पूछ सकते हैं कि किसकी सरकार होगी। आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जिस लेवल का, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल से मैंने ऑब्जर्वेशन की है ना, तो नरेंद्र मोदी का तकरीबन मुझे लग रहा है कि वो उनकी ही होगी। लेकिन ये तो अब इंडिया के लोगों ने फैसला करना है कि उनके लिए क्या है। पता लग जाता है लोगों की बातों से, या जो जिस तरह से कर रहा होता है, कितनी एफर्ट कर रहे होते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है, बहुत पीछे चली गई है। बीजेपी काफी ज्यादा, हाँ बहुत आगे आ गई हुई है। और ये जो लास्ट जो इन्होंने किया है मूव, जो लास्ट है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। उन्होंने नहीं देखा कि हमारे लिए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उन्होंने बस कंट्री के लिए चीजें बना दी हैं। तो ये चीज वोट्स में जो है ना वो काफी कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितने भी जहाँ तक अंदाजा है, हमें लगता है कि जो इंडियन पब्लिक है वो नरेंद्र मोदी से सेटिस्फाइड है। फार्मास्यूटिकल में बहुत ज्यादा वर्क किया है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा, मेडिसिन में बहुत वर्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम दवाइयाँ जो है ना वो बाइक से खरीद रहे हैं, या इधर बेसिकली हेल्थ सेक्टर पे इंडिया वालों ने काफ़ी काम किया। और हेल्थ किसी भी कंट्री को
मजबूत करने के लिए वहाँ की जो है हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी अगर हम बीमार हों तो हम कोशिश करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, प्राइवेट में जाना पड़े। क्यों? क्योंकि सरकारी में वो चीज़ ही नहीं है, और प्राइवेट में जाओगे तो आप सारा कुछ लुटा के वापस आ जाओगे। तो प्राइवेट में जो सारे डाकूज बैठे हुए हैं वो आप एक एक ड्रिक या एक सिरिंज लगवाएं तो वो आपका सारा बटवा खाली कर देंगे। तो बेसिकली पाकिस्तानी अवाम इस टाइप ही इसी तरह ही खुश हो सकती है कि जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं ना उनमें ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो उनका, वो चीजें सही मतलब काम करने के काबिल तो होना है एटलीस्ट। जब हम कहें कि गवर्नमेंट में चले जाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिस दिन ये सोच आई ना लोगों को हमें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो है दाखिल करने, हमें हेल्थ का जो है प्रॉब्लम्स वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना है, तो हमारी भी बेहतरी आएगी। और बेहतरी कब आएगी? जब हमारे बड़े सोचेंगे, जैसे इनके बड़े सोच रहे हैं, उनके बड़े सोच रहे हैं। जो इन्होंने जहाँ पे खर्च किया है ना, जहाँ जहाँ पे पैसे लगाए हैं, मैं कहती हूँ कितना सही, कितनी सही जगह लगाए हैं इन्होंने। और इनको पता है कि इंडस्ट्रीज तो वैसे ही, इन्वेस्टर्स तो आ ही रहे हैं, वो तो प्राइवेट चला ही रहे हैं, वो तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। तो बड़ा सही करके लगाया है कि कहाँ पे जरूरत है। आप लोग मुझे बताओ कि आपकी क्या ओपिनियन है और आप कितने सेटिस्फाई हैं, यानी कि 2024 के बजट में आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? पाकिस्तानी ऑडियंस है, और पाकिस्तानी ऑडियंस बताए कि हमें हमारा बजट कैसा बजट है, और हमें आने वाला है। हाँ, हमारा भी आने वाला है, तकरीबन जून में आ जाएगा। तो पाकिस्तानी ये बताएं कि इंडिया के बजट से हमें क्या, हमारे जो बजट बनाना है हम उनसे क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसीज उन्होंने। मेरा ख्याल है रेलवे वाला आइडिया चुरा लेते हैं चुरा लेते हैं रेलवे वाला आइडिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये चीजें मैं भी जाके डीएम करती हूँ अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, ये रेलवे वाला आप लिखो कि प्लीज रेलवे में इन्वेस्ट करो, आप लिखो प्लीज हेल्थ में करो, आप लिखो कि प्लीज जो है वो एजुकेशन सेक्टर में। डीएम तो नहीं खोलना बट मैं कर दूंगी। सो गाइज आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मजीद हमें जो है सजेशंस वगैरह देते रहें। मुझे और जवेरिया को दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।